तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। है कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य अवयव हैं। आपके ऑप्शन है कि 1 पौधे एवं जीव जंतु, दूसरा है उत्पादक एवं उपभोक्ता, तीसरा है जैविक एवं अजैविक कारक सभी, और चौथा है उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जैविक एवं अजैविक कारक सभी। अगला प्रश्न है, उत्पादकों में भोजन का निर्माण होता है। ऑप्शन है प्रकाश परावर्तन द्वारा, प्रकाश अवशोषण द्वारा, प्रकाशिक अपघटन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश संश्लेषण द्वारा। उत्पादकों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि कवक है। ऑप्शन है कि उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपघटक। कवक अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न है कि लिम्नेटिक क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है कि झील में, नदी में, तालाब में, उक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी में लिम्नेटिक क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आगे अगला प्रश्न है, फाइटोप्लैंक्टन है। ऑप्शन है तैरते हुए पौधे, झाड़ियाँ, बड़े पेड़, अति सूक्ष्म तैरती शैवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अति सूक्ष्म तैरती शैवाल। फाइटोप्लैंक्टन अति सूक्ष्म तैरती हुई शैवाल है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस उदाहरण है। तो इस ह्यूमस किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइड का, कार्बनिक क्लोराइड का, उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मृदा संरचना का। ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का। अगला प्रश्न अब आता है, उपजाऊ मृदा का पीएच मान होता है। आपके ऑप्शन हैं ए है कि 3 से 4, और दूसरा है कि 8 से 9, तीसरा है 6 से 7 और चौथा है 10 से 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6 से 7। उपजाऊ मृदा का पीएच मान 6 से 7 होता है। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं जंतु एवं पौधों में गति का, मृदा का, पादपों का और पादप रोगों का। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मृदा का। पेडोलॉजी में अध्ययन मृदा का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मृदा का। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। आपके ऑप्शन हैं ऊर्जा संचरण में, पदार्थों के चक्रीकरण में, उपरोक्त दोनों में, या निम्न उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि उपरोक्त दोनों में। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व ऊर्जा संचरण में, उसके बाद पदार्थों के चक्रीकरण, दोनों में महत्व है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। तो इसका अभी बताएं। आगे है प्रश्न, पौधे मृदा से किस प्रकार के जल से जलापूर्ति करते हैं। तो आपके ऑप्शन है केशिका जल से, गुरुत्वीय जल से, स्थिर जल से, आर्द्रता ग्राही जल से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 केशिका जल से। पौधे मृदा से
केशिका जल से जल की आपूर्ति करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में वनस्पति प्रथम कड़ी है क्योंकि। तो आपके ऑप्शन है भोजन का संश्लेषण कर सकती है, एक स्थान पर नियत रहती है, प्रत्येक को खा सकती है या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भोजन का संश्लेषण कर सकती है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में वनस्पति प्रथम कड़ी है क्योंकि भोजन का संश्लेषण कर सकती है। अब आता है कि अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है। ऑप्शन है श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या क्षय या विघटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ प्रकाश संश्लेषण से होता है। अब अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में अंतिम भोजक समूह है। तो इसका ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, सूर्य, विघटक, जीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विघटक जीव। खाद्य श्रृंखला में अंतिम भोजक समूह विघटक जीव होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में डार्क जोन को कहते हैं। समुद्र में डार्क जोन को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, सैलो या उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोफंडल जोन। समुद्र में डार्क जोन को प्रोफंडल जोन कहते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, इसमें कि मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे। जो मेंडल थे तो किस विषय के विशेषज्ञ थे। ऑप्शन है पहला कि दर्शन शास्त्र, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा मनोविज्ञान, चौथा है वनस्पति विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दर्शन शास्त्र। मेंडल मूलतः दर्शन शास्त्र विषय के विशेषज्ञ थे। अब आता है अगला प्रश्न कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में किस सन में प्रकाशित किया। आपके ऑप्शन है 1856, 1866, 1878, 1886। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1866 में मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में 1866 में प्रकाशित किया। अब अगला प्रश्न आता है, मेंडल ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। तो आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7। मेंडल ने अपने विपर्यासी 7 लक्षणों पर जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि 7। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है मेंडल, बेटसन, कोरेंस या ब्रून ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेटसन ने जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए। अगला प्रश्न है कि पृथक्करण के नियम का अन्य नाम है। ऑप्शन है प्रभाविता का नियम, अभिव्यक्ति का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, विभाजिता का नियम। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि युग्मकों की शुद्धता का नियम पृथक्करण के नियम का अन्य नाम है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है 46, 23, 48 या फिर 28।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 23। इसमें जोड़ी पूछा गया है, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। और अगर वैसे पूछा जाए कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इसका उत्तर होगा 46। लेकिन यहाँ पे जोड़ी पूछा है, कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इसका आंसर है 23। 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक कोशिका में कायिक सूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपके ऑप्शन है 46, 44, 23 या 22। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 44। मनुष्य की कायिक कोशिका में कुल 44 गुणसूत्र होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जीनोम चित्रण का संबंध है। तो आपके ऑप्शन है 1 कि रक्त वर्गीकरण से, दूसरा है कि जीन्स के चित्रण से, तीसरा है स्नायु केंद्रों के चित्रण से, चौथा है मस्तिष्क के चित्रण से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जीन्स के चित्रण से, जीनोम जीन्स के चित्रण से संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है। तो इसमें से कौन से अमीनो अम्ल है। ऑप्शन दिए हैं कि साइटोसिन, ग्लाइसिन, थाइमिन, ग्वानिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होते हैं वे अमीनो अम्ल हैं। इसमें निम्न में ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है। अब अगला प्रश्न है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचना है। आपके ऑप्शन है 1 गुणसूत्र, दूसरा है डीएनए, तीसरा है जीन्स, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली जो संरचना होती है ये सभी है। जैसे कि गुणसूत्र, उसके बाद डीएनए, उसके बाद जीन्स जो होते हैं, ये सभी स्थानांतरित करने वाली संरचना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोग। अब अगला प्रश्न है कि लेमार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम है। ऑप्शन है पहला कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, दूसरा है जैव विकास, तीसरा है फिलोसफी जूलॉजी, चौथा है वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है फिलोसफी जूलॉजी, यह लेमार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम है, फिलोसफी जूलॉजी। अब अगला प्रश्न आ जाता है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय। न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय है। तो ऑप्शन है 1 कि फ्रेडरिक मिशर, दूसरा है वाटसन एवं क्रिक, तीसरा है अल्टमैन, चौथा है डाल्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रेडरिक मिशर। न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय फ्रेडरिक मिशर को जाता है। अब अगला प्रश्न आता है, गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम तो किस क्रम में होते हैं। तो पहला है रेखाकार, दूसरा है अंडाकार, तीसरा है कुंडलाकार, चौथा है गोलाकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रेखाकार। पहले रेखाकार, फिर अंडाकार, उसके बाद कुंडलाकार, फिर गोलाकार। गुणसूत्रों में जीन्स की उपस्थिति का क्रम ऐसे रेखाकार, फिर उसके बाद यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा।
इस तरह से गुणसूत्रों के क्रम उपस्थित होते हैं। अब आता है अगला प्रश्न कि दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी। तो आपके ऑप्शन है डीएनए फिंगरप्रिंट से, कपड़ों से, रक्त समूह से और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। दिल्ली में बहुचर्चित तंदूर कांड में शिकार नैना साहनी की जो पहचान हुई थी वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हुई थी। अब आ जाता है अगला प्रश्न कि जैवीय ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, पायरुविक अम्ल के रूप में, एटीपी के रूप में, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एटीपी के रूप में। जैविकीय ऑक्सीडेशन में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। अब अगला प्रश्न है ऊर्जा की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या एटीपी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऊर्जा का जो मुद्रा होती है वह एटीपी के रूप में होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न अब आ जाता है एटीपी किस में बनता है। तो आपके ऑप्शन हैं श्वसन, पहला है कि श्वसन में, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा फोटो फास्फोरिलेशन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एटीपी उपरोक्त सभी में बनते हैं। एटीपी का जो निर्माण होता है वह श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और फोटोफास्फोरिलेशन सभी में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब अगला प्रश्न आ जाता है अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है। ऑप्शन है एथिल एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, CO का अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, यहाँ CO दिया, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है, तो उपरोक्त सभी। अब अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक अम्ल के कितने गुण बनते हैं। तो इसमें आपके आंसर ऑप्शन हैं पहला 0, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। अब आ जाता है अगला प्रश्न कि व्यायाम से हमें थकान क्यों महसूस होती है। आपके ऑप्शन है सक्सिनिक अम्ल के इकट्ठा होने से, लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से, पायरुविक अम्ल के इकट्ठा होने से, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से। व्यायाम में हमें लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से थकान महसूस होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं। तो आपके ऑप्शन हैं इसमें कोशिका द्रव के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, उपरोक्त दोनों या चौथा है उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रियाएं कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। अगला प्रश्न आता है कि वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में तुलना करने पर सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, उक्त दोनों सही है या उक्त कोई नहीं। तो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का जब तुलना किया जाता है तो सबसे अधिक किससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वसा। वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब दो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में तुलना किया जाता है तब सबसे अधिक वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक क्या होता है, RQ क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है पहला कि 1, दूसरा है 0, तीसरा है 1 से अधिक, चौथा है अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन में कि पहला है 1। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आता है प्रोटीन का RQ कितना होता है। आपके ऑप्शन है 1, दूसरा है 0.8 से 0.9, तीसरा है 1 से अधिक, चौथा है अनंत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रोटीन का RQ 0.8 से 0.9 होता है। अब अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरणीय फास्फोरिटीकरण किसमें होता है। आपके ऑप्शन है पहला सेंट्रियोल, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है पेरोक्सिसोम, चौथा है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑक्सीकरण फास्फोरिटीकरण जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण घटक से प्राप्त होता है। तो आपके ऑप्शन है ग्लूकोज ता CO, फ्रक्टोज ता जल, तीसरा है एल्कोहल ता CO, चौथा है जल तथा CO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एल्कोहल तथा CO।